नमस्कार साथियों। तो हम बीएड के एक और लॉन्ग क्वेश्चन में चाइल्ड राइट कर रहे थे। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। लगता है आज लगभग ये खत्म हो जाएगा। चाइल्ड राइट्स चाइल्ड राइट जो कि ह्यूमन राइट्स का ही एक सब कंपोनेंट है ना, एक सबसेट है। सही है, हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे RCFCE एक्ट 2009। RCFCE एक्ट 2009 अच्छे से समझिए, क्योंकि ये हमारे जो जनरल नॉलेज में भी आता है, हमारे पेडागोजी के सब्जेक्ट में भी आता है, आपके एग्जाम से के लिहाज से तो है ही है। तो इसीलिए अच्छे से थोड़ा सा समझिए और नोट बनाने की कोशिश करिए। RCFCE इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? RCFCE देखिए, ई से तो एजुकेशन मेरे को लग रहा है ना। RCFCE आर फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। लिख देता हूँ, राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2000। राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। कब आया था ये? 2009 में। आपको फुल फॉर्म याद होगा, RCFCE एक्ट मतलब क्या? राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एनेक्टेड ऑन अगस्त 4 अगस्त 2009। 4 अगस्त 2009 को ये इनेक्टेड हुआ था। द राइट टू एजुकेशन एक्ट सीक टू द गिव इफेक्ट टू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भाया आर्टिकल 21। अच्छा, इसको देखिए। कितने अमेंडमेंट में? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जितने भी भारत में जितने भी अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, उन सब में शिक्षा के लिए जो सुधार किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो नए बिल लाए गए हैं, वो सब चीजें कहाँ पे है? इन दिस आर्टिकल 21। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21। और ये आपके माने हुए चीज है। अगर आपको क्वेश्चन आए व्हिच आर्टिकल गिव एम्फेसिस ऑन द चिल्ड्रन राइट्स, देन यू हैव टू पिक अप आर्टिकल 21। सही है, समझ में आया? तो देखिए, दिस स्टेट दैट, ये समझ में आया कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कब आया था, कौन सा आर्टिकल था, उस एक्ट का नाम क्या है, हो गया ना। नेक्स्ट, दिस स्टेट दैट एवरी चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 years हैज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इस एक्ट के, इस आर्टिकल के थ्रू हमारे देश के हर एक बच्चे जो कि 6 से 14 साल के बीच में है, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आपको काम है कि आपको पढ़ना है, सही से नोट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट school shall provided free and compulsory education to the children and school will be managed by school management committees. गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन। गवर्नमेंट स्कूल में जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है, उस सारे स्कूल में फ्री एजुकेशन दिया जाएगा सारे बच्चों को, ऑल द चिल्ड्रन। एंड द स्कूल विल बी मैनेज्ड बाय SMC। सुना होगा आपने, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है ना। गांव के कुछ लोग होते हैं, एक दो स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं उस कमेटी में, उसके मेंबर होते हैं, ताकि टू मैनेज द स्कूल। टू मैनेज द स्कूल। समझ में आया है? The government school shall provide free education to all the children and school will be managed by school management committee. Okay, understand this? Next, private school should admit, और जितने प्राइवेट स्कूल को तो वो अलाउ करते हैं, प्राइवेट स्कूल should admit at least 25% of the children their school without any fee. जितने प्राइवेट स्कूल है, उसमें ये एक्ट में है, at least 25% of the student without any fee they have to take enroll or admit them. मैंने एक दिन एक ऐसा स्कीम मतलब आपको समझता हूँ, मैं कहीं पे देखा था। तो वहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, वहाँ के लोग आके बोले हम आपके बच्चों को फ्री एडमिशन देंगे, है ना। मैं सोचा था ये इतना दयालु है, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे को बाद में पता चला ये तो हमारे एक्ट में ही है कि आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 25% जो माइनॉरिटीज के लड़के हैं, उनको आपको लेना पड़ेगा, है ना। और ये बहुत सही है ना। और दूसरा क्या, एज पर द एक्ट, इसी एक्ट के थ्रू RCFCE एक्ट 2000, इसी एक्ट के थ्रू एक बहुत बड़ा सुधार आया। जैसे कि बचपन में, पहले के ज़माने में ये एक्ट आने से पहले बहुत से बच्चों को क्या करता था, क्लास से ऊपर नेक्स्ट लेवल की क्लास में प्रमोट नहीं, उनको फेल कर दिया जाता था। तो 5वीं क्लास में फेल हो गया, अब तो 6वीं में नहीं जाएगा, वो 5वीं में फिर एक और साल पढ़ेगा। तो ऐसा होते होते क्या होता था, बच्चों को पढ़ाई से इंटरेस्ट चला ही जाता था, वो डिमोरलाइज होकर पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ाई छोड़ देते थे, है ना। 7वीं 8वीं क्लास में अगर एक बार फेल हो गया बेटा, तो उसका इंटरनल कैपेसिटी, उसको घर में मार करती है, दोस्तों के साथ मजाक उड़ाते हैं, इन सारी चीज़ें, और उसको इंटरेस्ट भी नहीं लगता। तो इसीलिए नया रूल बनाएंगे, किसी को भी हम रोकेंगे नहीं, उसको नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। और दूसरी बात, किसी को भी हम एक्सपेल नहीं कर सकते, हम क्लास से बाहर स्कूल से निकाल नहीं सकते। देखिए, एज पर द एक्ट नो चाइल्ड कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम द प्रमोशन टू द नेक्स्ट लेवल। नो चाइल्ड कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम द प्रमोशन टू द नेक्स्ट लेवल और कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, इट इज वेरी इजी। आप अच्छे से लिखे, फिर हम मेन फीचर ऑफ राइट टू एजुकेशन को देखेंगे। ये सब चाइल्ड राइट में ही आपको लिखना है। देखो, सो मेन फीचर्स ऑफ RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन। एक्ट 2009, उसमें क्या मेन फीचर्स है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो इजी है, जो भी याद रखने के लिए हमको इजी होगा, उसको ही मैंने लिखा है। तो देखिए, फर्स्ट वन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू
ऑल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया इन ऑफ एज 6 to 14 ईयर ग्रुप। ओके, सबके लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए 6 to 14 ईयर एज ग्रुप पे। क्या हो रहा है, कोई याद कर पाएगा मेरे को भी कब आ रहा है। ओके, सही है। नंबर 2, नो चिल्ड्रन शैल बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड और रिक्वायर्ड टू पास ए बोर्ड एग्जामिनेशन until the completion of elementary education, until the completion of elementary education। किसी भी बच्चे को हम बैक नहीं कर सकते, एक्सपेल नहीं कर सकते। he or she has to be pass to appear to बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, उसको बोर्ड एग्जामिनेशन तक हमको पास करना ही होगा। ठीक है, ये रूल हो गया। क्योंकि अब एट दैट टाइम नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम तक पढ़ाई करते ही नहीं, क्योंकि वो बचपन से ही फेल होते जा रहे हैं, है ना, इसलिए। नंबर 3, इफ ए चाइल्ड अबव 6 years of age has not been admitted in any school or could not complete his or her elementary education, then he or she shall be admitted in a class appropriate to his or her age। देखिए, ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से देना चाहता हूँ। मैं जब बच्चा था, मैं शायद 2 और 3 क्लास में पढ़ रहा था फिर, तो हमारे गांव पे एक लड़का जो कि अपने मामा के गांव में रहना था, तो कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ कि वो हमारे गांव में फिर से वापस आए। ओके, जब फिर से वापस आए तो वो बच्चा वो अपने मामा के गांव में पढ़ रहा था, लेकिन उसे हमारे गांव में तो पढ़ना होगा ना, तो इसीलिए एक दिन ऐसा मेरे को जो याद है, एक नया बच्चा आपके स्कूल में आएगा तो आपको वो अच्छा ही लगेगा ना। तो एक छोटी सी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उस बच्चे से पूछा गया, उसके पापा थे हमारे टीचर थे, उन्होंने पूछा कि बेटा तुम किस क्लास में एनरोल होना चाहता हो, तो उसने बोला थर्ड क्लास। ओके, थर्ड क्लास, तो और उसको थर्ड क्लास में एडमिशन मिल गया। ओके, तो कहने का मतलब है कितनी ईजी है टू गेट एडमिटेड इन द स्कूल। अगर स्कूल में दाखिला दिलवाना अगर बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, जाओ आप इतने सर्टिफिकेट लेके आओ, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ, फलाना लाओ ठिकाना लाओ, इतना सारे डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें अगर होंगी तो क्या अच्छे होगा? नहीं। ओके, सो दोस्तों, गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू हम दाखिला दिलवाना, किसी बच्चे का एलिमेंट्री स्कूल में एडमिशन करवाना बहुत ही सरल कर दिया गया, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा आके स्कूल में दाखिला दिला सकते, उसके एज ग्रुप को हम डिनाई नहीं कर सकते। ओके, इफ ए चाइल्ड above 6 years of age has not been admitted in any school or could not completed his or her elementary education, then he or she shall be admitted in a class appropriate to his or her age। ओके, उसका जो एज है उस एज में वो दाखिला दिलवा सकता है। ओके, और कोई बच्चा ऐसे होते हैं जो कि स्कूल जाते ही नहीं है, बचपन से ही नहीं जाते हैं, तो आप पानी पी लेता हूँ यार। ओके, कुछ बच्चे होते हैं जो कि बचपन से स्कूल जाते ही नहीं है। क्या हो रहा है आज? ओके, बचपन से स्कूल नहीं जाते तो कभी कोई टीचर देखे उनको बच्चा, अगर बच्चे की पढ़ने की भी इच्छा हो लेकिन वो शुरुआत से स्कूल नहीं गया, तो भी हम उसका दाखिला दिलवा सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 1 में ही एंटर हो गए तब जाके आपका क्लास 1 में नहीं, अगर आपका एज हो चुका है, कंडीशन ऐसे है, तो आपका दाखिला दिलवा सकते हैं। सही है। इफ ए चाइल्ड above 6 years of age has not been admitted in any school or could not completed his or her elementary education, then he or she shall be admitted in the school appropriate to his or her age। समझ में आया? दूसरा, नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि किसी भी बच्चे को आप उसका एज प्रूफ नहीं है, मतलब एज प्रूफ मतलब क्या, उसका बात सर्टिफिकेट ना हो या फिर कोई ऐसे सरकारी दस्तावेज जहाँ पे उसके हम डेथ बोला हम बात का जो डेथ है वो सर्टिफाई ना कर सके, उस चीज को ना होने से हम स्कूल में उसको डिनाई नहीं कर सकते। ओके, नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ। समझ में आया? नंबर 5, ए चाइल्ड हु कंप्लीट्स एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवॉर्डेड ए सर्टिफिकेट। को पता ही होता है आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना। ओके, जब कोई बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। समझ में आया? ये है मेन फीचर्स ऑफ आरटी एक्ट 2009। ये सिर्फ 5 लिखे हैं अभी, और 10 और 5-6 लिखना है। आप इसको अच्छे से लिखो पहले। आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के और क्या फीचर्स थे? ओके, हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे। नंबर 6, नीड ऑफ फिक्स्ड स्टूडेंट टीचर रेशियो। नीड ऑफ फिक्स्ड टीचर स्टूडेंट रेशियो। देखिए मतलब क्या, ऐसा नहीं कि एक स्कूल हो जहाँ पे सिर्फ 5 बच्चे हैं और वहाँ पे टीचर 3 हो। ओके, और ऐसा भी ना हो कहीं पे 100 बच्चे हैं और टीचर सिर्फ 2 हो, ये भी तो बर्डन होगा ना। तो आरटी एक्ट में क्या है, द नीड ऑफ फिक्स्ड स्टूडेंट टीचर रेशियो। ओके, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट देयर आर विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर विल रिक्वायर्ड। ओके, सही है। नंबर 7, 25% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी इन एडमिशन ऑफ क्लास 1 इन प्राइवेट स्कूल टू बी डन। ओके, 25% रिजर्वेशन रहना चाहिए। देखिए बात क्या होता है समाज में, ओके, होते हैं कुछ लोग धनी होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन जब धनी वर्ग का आदमी किसी गरीब को ताना देता है कि मेरा बेटा उस स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बेटा उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। ओके, गरीब के पास उतना पैसा है नहीं कि वो उसको वहाँ से पढ़ा सके, लेकिन फिर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस एक्ट के थ्रू क्या कर दिया कि 25% रिजर्वेशन फॉर दी इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट कर दिया। ओके ओके, यहाँ पे क्यों उस डायरेक्ट से वो एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं SC ST, समझ रहे हैं ना। ओके, उस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। 25% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी इन एडमिशन ऑफ क्लास 1 इन ऑल प्राइवेट स्कूल। जितने भी प्राइवेट स्कूल है आप कहीं पे भी एडमिशन करवा सकते हैं। ओके, सही है। सॉरी फॉर माय ओके। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलनी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ओके,
बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी मिलनी चाहिए, है ना। सो और उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रूल बना के रखे हैं, सही है ना। अगर आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, जो टीचर अपॉइंटमेंट में है उन टीचर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो बच्चे आपके स्कूल में है यू हैव टू गिव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू देम, है ना। इसलिए आप क्या, आपने एक फिल्म आई थी गीता रानी, ओके, मस्ट वॉच, ओके, दिस फिल्म आई लव दैट फिल्म, ओके। उस फिल्म में एक प्रिंसिपल किस तरीके से स्कूल को मैनेज करता है, बच्चे को कैसे मैनेज, बच्चे को साथ साथ टीचर्स, ओके, जो टीचर वो प्रिंसिपल होकर डायरेक्ट क्लास में टीचर की क्लास में जाती थी, टीचर को पूछती थी 3 सवाल, ओके, मैं आपको 3 सवाल पूछ सकती हूँ, और वो बोला अगर 3 महीने का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अगर आपने इसमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया, क्लास में इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया, तो आपके लिए क्वालिटी चेक का मैं रिफंड भर दूँ, इसका मतलब यू विल लूज योर जॉब, अगर आपने ठीक से नहीं किया। समझ रहे हो बात को। तो स्कूल टीचर नीड टू एडिक्वेट प्रोफेशनल डिग्री विद इन 5 years ऑन एल्स विल लूज द जॉब। ये पहले की बात क्या थी, स्कूल टीचर के पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, है ना, विद इन 5 years। आपने जब उस समय में क्या नए नए शिक्षक बना रहा भारत में 2009-10 के बाद में अगर करो, तो टीचर्स का जॉब मिल जाता, लेकिन उनको कंडीशन था, अब यू हैव टू, वो हमारे उड़ीसा में तो अब तक भी लागू है, ओके, लागू था, रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, ओके। टीचर का जॉब होता है रेगुलर रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब रेगुलर, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट अब साइन, आपने जॉब अपॉइंटमेंट ली, जॉब किया, आपको 6 years तक कॉन्ट्रैक्चुअली किसी स्कूल में काम करना होगा रेगुलरली, आपको छुट्टी नहीं लेनी है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, आपको क्वालिटी, इट्स द मीन्स टू चेकअप एंड टेकिंग आउट गुड्स टीचर, ओके। अगर आप उस सारी क्वालिटी में फिक्स्ड होते हैं, तब जाके आपको रेगुलर में शिफ्ट किया जाएगा, ओके। कॉन्ट्रैक्चुअल में आपकी सैलरी भी थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन अगर आप इस बॉर्डर को क्रॉस कर पाए कॉन्ट्रैक्चुअल से रेगुलर को, इट्स योर प्रमोशन, ओके। यू व्हेनेवर यू कंप्लीटेड द 6 year ऑफ टीचिंग इन द स्कूल, देन यू हैव बी प्रमोटेड टू ए रेगुलर टीचर, उसका सैलरी भी अच्छी होती थी और सब कुछ सही होता था, ओके। सो यही बात है, समझ में आया। ये बोला स्कूल टीचर विल नीड एडुकेट प्रोफेशनल डिग्री विद इन 5 years ऑन एल्स विल नीड द जॉब। अगर हमने किसी को अपॉइंट किया और वो पढ़ने में उत्साह है ही नहीं, उसका मन ही नहीं करता, वो पढ़ाता है ना, वो चीटिंग करता है, क्लास लेने के समय कहीं और निकल लिए, ओके, ना स्कूल में प्रॉपर टाइम से आना, ना स्कूल में प्रॉपर टाइम से जाना, ना स्कूल में प्रॉपर टाइम में रहना, ओके। ये अरे उसका भी तो ये होगा, मैंने तो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आप पढ़ाए ना पढ़ाए क्या फर्क पड़ता है। तो ये उस समय का उनके लिए एक बर्डन था, ओके। विद इन 5 years यू हैव टू प्रूव दैट यू आर ए गुड टीचर, अदरवाइज यू विल लूज द जॉब, ओके। और यही होना चाहिए, नौकरी का जाने का खतरा होगा तो पढ़ाई अच्छे से होगी, ओके। तो फिर दूसरा नंबर 10, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी इम्प्रूव इन एवरी 3 years, ओके। एवरी 3 years, हर एक 3 साल के अंदर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल क्यों ज़्यादा पैसे लेते हैं हमसे, क्यों? क्योंकि दे इन्वेस्ट इन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाइए, आप देखेंगे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया मिलेगा, ओके, क्योंकि उनको डर है अगर हर 3 साल में हमने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट ना किया, तो फिर हमारा स्कूल का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है, ओके। जिसकी वजह से हम अथॉरिटी पा रहे हैं स्कूल चलाने में, ओके। ये सिर्फ गवर्नमेंट में, सिर्फ प्राइवेट में नहीं गवर्नमेंट में भी है, ओके। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी इम्प्रूव एवरी 3 years और एल्स कनेक्शन विल बी कैंसिल। बात यह है कि गवर्नमेंट में जो पैसा आता है वो मिल बांट के लोग खा लेते हैं, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर धरा का धरा रह जाता है ना। छोड़िए, जब आप टीचर बनेंगे, ओके, तब सुधारिएगा, सही है। नंबर 11, फाइनेंशियल बर्डन विल बी शेयर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। जितना भी खर्चा होगा स्कूल, सब हर जगह स्कूल लाना, ओके, विथिन रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर देयर विल बी सेकेंडरी स्कूल, विथिन रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर देयर इज एलिमेंटरी स्कूल, सॉरी यार, ओके। ये सारी चीज़ें, टीचर्स का अपॉइंटमेंट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, बुक्स, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, इन सब चीज़ों का जितना भी फाइनेंशियल इशू होगा वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर बीइंग शेयर दैट, ओके। वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्कूल दोनों को मैनेज करना होगा। समझ में आया ये, ओके। बहुत ही ईजी चीज़ है, ओके, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एनीथिंग, ओके। हर चीज़ को आपने खुद महसूस किया है, आपने तो वो जीवन जिया है जहाँ पे आप स्कूल में पढ़ रहे थे, आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, क्लास कैसे होता था, ये सारी चीज़ें, ये तो ईजी भी है, ओके, सही है। इसको लिखिए, फिर हम देखेंगे क्या प्रोहिबिट था, ओके। इस एक्ट में लिख लीजिए अच्छे से, और अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। हम फिर से बात करेंगे, ओके, क्या प्रोहिबिशन था, ओके, क्या मना है, ओके। स्कूल में कौन कौन सी चीज़ के लिए प्रिवेंशन किया गया था, प्रोहिबिट किया गया था, ओके। जैसे कि पहले के ज़माने में सब लोग कहते हैं कि हमारे ज़माने में मार बहुत पड़ती थी, पनिशमेंट इज टू मच, ओके। तो उस चीज़ की वजह से बहुत बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, तो हमें उसको भी कम करना है, ओके। तो देखते हैं, इट प्रोहिबिट्स, नंबर 15, इट प्रोहिबिट्स और प्रिवेंट, ओके। प्रिवेंट लिख लीजिए या फिर प्रोहिबिट्स लिख लीजिए। पहला, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, ओके। बहुत सारे फिजिकल पनिशमेंट, शीशम के डंडे से बहुत जोर से कूटा जाता था। आज तो बच्चे लोग खुशी हैं, तो उनको मार नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा थोड़ा चाहिए भी मार, इतना हार्श नहीं, ओके, पर थोड़ा पनिशमेंट तो बनता है। आप लोग भी एग्री होंगे मेरे से, ओके।
फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट कोई नहीं ले सकता स्कूल में। दूसरा, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। ओके, सर ने नौकरी ली है सरकारी स्कूल में लेकिन पढ़ाते हैं आके कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, ये तो नहीं हो सकता ना। आप गवर्नमेंट की अथॉरिटी होके किसी और इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाएं, और जब स्कूल में आपको पेमेंट सैलरी मिल रही है स्कूल में पढ़ाने के लिए, आप जाके कहीं और कर रहे हो, जैसे कोटा में आप देखते हैं, वो तो हायर लेवल का बचपन से वैसे होता है। गाँव में किसी का टीचर है जो वहाँ पे वो अपना अपना एक अलग से ट्यूशन खोल लेता है, ये नहीं होना चाहिए। हो गया, समझ में आया। नंबर 3, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन। और क्या, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, रनिंग ऑफ रिकॉग्निशन। ओके, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिना किसी परमिट के, बिना किसी स्टेट और सेंटर अथॉरिटी से स्कूल चलाते थे। ओके, तो आप अगर कोई बिना किसी का परमिशन गवर्नमेंट के प्रेशर में आके करेगा तो वो अपने मन से जो उसको अच्छा लगा वही करेगा ना, और वो हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में होने नहीं देंगे। ओके, अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्निशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्राइवेटाइज कर दिए रहते तो आप अपनी मन मर्जी करते है ना। ये सब चीज़ें हैं। ओके, और किसी भी तरीके से फीस, यानी फीस, एक्स्ट्रा फीस मैं बोलता हूँ, एक्स्ट्रा फीस जैसे कि कुछ फीस आपको देना नहीं, यू आर गोइंग टू फ्री एंड कंपल्सरी। ओके, आज इसको इतना ही पे रखते हैं, और दूसरे में कल हम करेंगे व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ वेरियस पीपुल्स, कम्युनिटीज, स्कूल, पेरेंट्स, इन सब चीज़ों को देखेंगे फॉर टू सेव द चाइल्ड राइट। ओके, इतना देख लेंगे, आप नोट बनाइए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।